Hello, bachcho. Good morning to all of you. My dear students, I hope you are all fine at your home. Students, today we will start chapter number first, Cold War era and non-alignment movement. My dear students, this chapter belongs to class +2, subject political science. In previous lecture, we have all discussed the two power blocks. जो टू पावर ब्लॉक्स थी हम उसके बारे में पिछले चैप्टर के पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि व्हेन द वर्ल्ड डिवाइडेड इनटू टू मेजर ब्लॉक्स, वन इज़ यूएसए एंड सेकंड इज़ यूएसएसआर, कि इन दो जो मेन पावर थी, इन दोनों मेन पावर के अंदर हमारा पूरे का पूरा जो वर्ल्ड था वो डिवाइड हुआ था फॉर द अचीवमेंट ऑफ अदर कंट्रीज़, कि दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर अचीवमेंट या विक्ट्री गेन करने के लिए। अगर ये दो पावर के अंदर डिवाइड ना होता तो हमारा जो वर्ल्ड वार था वो एक्सिस्ट ना होता। वर्ल्ड वार एक्सिस्ट कब हुआ? जब हर एक जो अलाइड पावर थी या एक्सिस पावर थी वो अपने आप को दूसरी कंट्री से क्या सुपर पावर, न्यूक्लियर सुपर पावर बनाने की कोशिश में थी। तो वो जो हमारी पावर थी वो अलाइड और एक्सिस पावर के अंदर डिवाइड था हमारा वर्ल्ड। तो ये जो ब्लॉक थे ये जो रीज़न बने हमारे कोल्ड वार या हमारे वर्ल्ड वार सेकंड। आफ्टर द वर्ल्ड वार सेकंड कोल्ड वार वाज बिगन, कि हमारे फर्स्ट वर्ल्ड सेकंड वर्ल्ड वार के बाद फिर हमारा कोल्ड वार जो है वो बिगन हुआ। हमने इसके बारे में डिस्कस कर रहा था कि जो ये वाली ब्लू की कंट्री हैं, ब्लू वाली, ये डिक्लाइन इन्विटेशन, इन्होंने किसी भी मतलब ना तो ये कहते थे कि हम जो नाम की कंट्री नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट विच कंट्री रिजेक्ट द इन्विटेशन ऑफ द कोल्ड वार या वर्ल्ड वार कंट्रीज़, के हर एक कंट्री कहती है कि दूसरी जो कंट्री जो इंडिपेंडेंट हैं दे आर नो एमरियर विद द अदर कंट्रीज़, उनको हम अपने साथ मिक्सअप करें ताकि हम वर्ल्ड वार के ऊपर विक्ट्री अचीव करें। होस्ट कंट्री हमारी जो थी उस टाइम इंडिया थी। इंडिया सबसे क्या था, ये हमारा इनिशियल था, ये हमारी सबसे मेजर कंट्री थी पूरे वर्ल्ड के अंदर कि जिसने नाम का नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का जो आइडियोलॉजी दी थी इन द वर्ल्ड, बिकॉज ऑल द वर्ल्ड कन्फ्लिक्ट, ऑल द वर्ल्ड कैच विद द वर्ल्ड वॉर सेकंड। तो इन्होंने कहा था कि हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को अडॉप्ट करेंगे बिकॉज वी आर इंडिपेंडेंट, हम किसी के साथ नहीं अपने युद्ध के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। फिर ये जो थी ये अटेंडिंग कंट्रीज़ थी, अटेंडिंग कंट्रीज़ के जो कंट्री नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को अपनी आइडियोलॉजी के अंदर अपना बेस मानती थी। अंडरस्टूड माय डियर स्टूडेंट? तो ये जो हमारा कन्फ्लिक्ट था, ये हमारा कन्फ्लिक्ट पूरे का पूरा जो था ये वर्ल्ड वार के अंदर ही था। वर्ल्ड वार ऑल वर्ल्ड डिवाइडेड इनटू टू मेजर पावर्स। फिर नाटो के बारे में हमने डिस्कस करा था, नॉर्थ अटलांटिक अलायंस, कि जिसके अंदर क्या था, इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस था। 13 नॉर्थ अमेरिकन एंड यूरोपियन कंट्रीज द ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंट द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी दैट वाज साइंड ऑन 4 अप्रैल 1949। नाटो कॉन्स्टिट्यूट ए सिस्टम ऑफ कलेक्टिव डिफेंस, कि अगर किसी भी एक कंट्री के ऊपर कोई दूसरी कंट्री अटैक करती है तो वो कंट्री की हेल्प के लिए जो पूरी 30 कंट्री का ग्रुप है वो उसकी हेल्प करेगा और दूसरी कंट्री के ऊपर अटैक करेगा। विच कंट्री अटैक टू दी कलेक्टिव कंट्री या नॉर्थ अटलांटिक अलायंस की जो कंट्री है उसके ऊपर अपने आप को क्या करेगा, अटैक करेगा। तो ये जो थे हमारे उस टाइम के फाउंडर थे, ये हमारे नॉन अलाइनमेंट जिन्होंने बनाया था, ये हमारे उस टाइम के सारे फाउंडर थे जिन्होंने अपनी एक आइडियोलॉजी दी थी नॉन अलाइनमेंट कंट्री को बनाने के अंदर, जिसके अंदर 5 फाउंडिंग मेंबर्स थे। सबसे पहले हमारे इंडिया के उस टाइम प्राइम मिनिस्टर जी जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, एक तो ये थे। फिर दूसरे जवाहरलाल नेहरू के साथ घाना के प्रेसिडेंट भी थे। फिर उसके बाद इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे। फिर इंडोनेशिया के और यूगोस्लाविया के। ये सारे जो हमारे 5 मेजर लीडर थे इन्होंने आइडियोलॉजी दी थी किसकी, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। मीन्स वी आर फ्री फ्रॉम ऑल द वर्ल्ड, हम किसी के साथ अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, एग्रीमेंट नहीं करेंगे, हम फ्री रह के अपनी कंट्री के डेवलपमेंट करेंगे एंड वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल, जो हमारी कंट्री के लोग हैं उनकी बेटरमेंट के लिए। ये तो था हमारा नाम का मूवमेंट जो उस टाइम हमारे ये 5 लीडर्स ने दिया था, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं अभी। इसके बाद जो ओरिजिन ऑफ नाम था
ये एक कॉन्फ्रेंस हुई थी हमारी। उस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये जो था हमारा प्रपोजल रखा गया था कि जो कंट्रियाँ किसी भी ग्रुप के अंदर रह के अपने आप को न्यूक्लियर ये पॉलिसी है उसमें अडॉप्ट नहीं करेंगी, वो नाम के या नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को अडॉप्ट कर सकती हैं वो कंट्रीज़। वी हैव डिस्कस ऑलरेडी। फिर इसके बाद हमारे जो रह गए थे इस चैप्टर के अंदर वो थे हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ नाम। प्रिंसिपल्स ऑफ नाम क्या थे? हमारे जो पूरे वर्ल्ड के 5 मेजर लीडर थे उन्होंने नाम का कंसेप्ट दे दिया। दे गिव द आइडियोलॉजी ऑफ द नाम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। बट आफ्टर गिव द आइडियोलॉजी ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट व्हाट वाज द प्रिंसिपल्स व्हाट वाज द बेस ऑफ द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट? उनके कौन कौन से बेस थे, कौन कौन सी उनकी आइडियोलॉजी थी कि वो नाम की जो है आइडियोलॉजी को फॉलो करेंगे, किसके लिए? उन्होंने क्या क्या उसके अंदर अपने व्यू देखे। एक तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, टेरिटरी इंटीग्रिटी एंड सॉवरेंटी। जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट का कंसेप्ट है इसके अंदर है कि जो कंट्री हमारे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के अंदर वर्किंग कर रही हैं वो सभी एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन के साथ रहेंगी। अगर कोई दूसरी एंटी कंट्री अटैक ऑन द नॉन अलाइनमेंट कंट्रीज दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल कंट्री। वो सब कंट्री के लिए अपने आप को रिस्पॉन्सिबल होंगे, वो सब एक दूसरे के साथ हेल्प करके उस कंट्री के ऊपर अपना अटैक करेंगे। पीसफुली कोएक्सिस्टेंस कि वर्ल्ड के अंदर ऐसे सिचुएशन क्रिएट करना है जिससे हमारी वर्ल्ड के अंदर जो पॉपुलेशन को कोई इफेक्ट ना हो, सब एक दूसरे के साथ अपना मिक्सअप रहें, कोई किसी को कोई हार्मफुल इफेक्ट ना हो। जो हमारी एनिमी जो हमारी आर्मी है, आर्मी के अंदर जो भी हमारे न्यूक्लियर वेपन्स हैं उसकी जो एक्सेस है यूजेस है वो कम हो, ताकि हमारे इन्वायरमेंट के अंदर और हमारे लोगों के अंदर कोई भी डर का माहौल ना पैदा हो। इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट इसके अंदर है कि अगर कोई कंट्री लीस्ट डेवलपिंग कंट्री है, अदर कंट्री विच आर इन्वॉल्विंग नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के अंदर इन्वॉल्विंग है, दे हेल्प दैट कंट्री विच आर LDC कंट्री टू इम्प्रूवमेंट कंडीशन ऑफ दैट कंट्री, कि उस कंट्री की कंडीशन को इम्प्रूवमेंट करने के लिए वो क्या करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे। म्यूचुअल इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, सबको एक दूसरे के साथ हेल्प करके अपने अपने बेनिफिट गेन करने का राइट होगा। नेक्स्ट म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस डोमेस्टिक अफेयर। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कंट्री के अंदर है कि अगर कोई कंट्री ऐसा अपना काम किसी अपनी कंट्री के लोगों के लिए, अगर उनकी वेलफेयर के लिए काम है, उनकी वेलफेयर जो उसी कंट्री की वेलफेयर के लोगों के लिए काम है, तो जो दूसरी कंट्री हैं नॉन अलाइनमेंट कंट्री हैं वो उसके अंदर इंटरफेरेंस नहीं करेगी। किसी कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो अपने लोगों के लिए अगर कोई कानून ऐसा बनाती है जो उनकी बेटरमेंट के लिए हो तो उस कानून के अंदर वो इंटरफेरेंस नहीं करेंगी दूसरी कंट्री। हाँ, अगर कोई ऐसा कानून बनता है कि विच आर अफेक्टेड टू द पीपल्स ऑफ दैट कंट्री, अदर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कंट्री, उसके लिए वो क्या कह सकती हैं, गवर्नमेंट को कोई सजेशन दे सकती है कि वो ताकि उस कंट्री के लोगों को कोई राइट्स एंड ड्यूटीज़ के लिए कोई हार्मफुल इफेक्ट ना हो। फिर म्यूचुअल अग्रेशंस के जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कंट्री हैं वो कभी भी एक दूसरे के साथ अपने आप को अग्रेशन के अंदर नहीं लेंगी, ना तो वो किसी भी बात के ऊपर किसी भी पॉलिसी के अंदर लेके वो कोई कन्फ्लिक्ट ऐसा कोई ऐसा सजेशन या कोई ऐसी आइडियोलॉजी नहीं देगी जो वहाँ पे टेंशन क्रिएट करे या जो वहाँ पे एग्रेशन का रीज़न बने। ये तो थे हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के जो अभी हमने डिस्कस किए हैं। अगर ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट उस टाइम इस्टेब्लिश ना होता तो हमारे जो वर्ल्ड वार सेकंड है उसके अंदर हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसी टेंशन या ऐसी उस टाइम एक्सप्लॉइटेड कंडीशन पैदा हो जाती कि कुछ कंट्रीज़ एक्सप्लॉइट हो जाती, कुछ कंट्री डिस्ट्रॉय हो जाती बिल्कुल, अगर उस टाइम हमारे 5 मेजर लीडर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का कंसेप्ट ना देते। फिर अचीवमेंट ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, उसके क्या अचीवमेंट थे? जो उस टाइम हमारे 2 मेजर ब्लॉक बने हुए थे ना, डिवाइड था हमारा पूरे का पूरा वर्ल्ड, उनके अंदर इन्होंने पीसफुली रिलेशन बनाने के लिए एफर्ट्स शुरू किए। जब एफर्ट्स शुरू किए तो उन कंट्रीज़ के अंदर जो वर्ल्ड वार सेकंड था, कोल्ड वार की सिचुएशन होने शुरू हो रही थी, तो उस सिचुएशन के ऊपर कुछ लिमिट्स होने शुरू हो गई। फिर उन्होंने लोगों के लिए इंटरनेशनल पीस का सपोर्ट किया, जस्टिस और फ्रीडम, बिकॉज एवरी कंट्री हैज़ सम राइट्स एंड जस्टिस एंड फ्रीडम, कि उसके ऊपर ऐसा कोई लॉ वगैरह नहीं बनेगा जो उसकी फ्रीडम को, उसकी जस्टिस को हार्मफुल इफेक्ट दे। तो ये थे उस टाइम के हमारे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के अचीवमेंट।
अब द अरीना ऑफ द कोल्ड वार, हमने कोल्ड वार के बारे में पहले पढ़ा था कि कोल्ड वार क्या है। मैं आपको अभी इसकी डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं। फर्स्टली वी विल क्लियर द डेफिनेशन वाई इट वॉज कोल्ड वार। जो ये कोल्ड वार है, इसको कोल्ड वार क्यों कहते हैं? माई डियर स्टूडेंट्स, वाई कोल्ड वार कॉल्ड ए कोल्ड वार? कोल्ड वार को कोल्ड वार क्यों कहते हैं? आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वार सेकेंड, व्हेन द वर्ल्ड वार सेकेंड एंड हुआ, उसके ख़त्म होने के बाद जो उस टाइम हमारे मेजर ब्लॉक्स थे, कंट्रीज थी यूएसए एंड यूएसएसआर, इन दोनों के बीच के अंदर फिर क्या हुआ, टेंशन क्रिएट होनी शुरू हो गई, जिसे हम कहते हैं विद द कन्वर्सेशन, नॉट ए ऑफिशियली अनाउंसमेंट, विद द कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन के साथ कैसे कि दूसरी कंट्रीज जो हैं उस टाइम हमारे ब्लॉक्स के बने हुए थे, अमेरिका ने यूएसएसआर के कंट्री से जो उसको जो हेल्प करती थी, उसके कुछ ट्रेड्स और ट्रेडिशंस या उसके इंटरनेशनल अफेयर के ऊपर ऑब्स्टेकल बंद कर दी, ऑब्स्टेकल लगा दी। कुछ यूएसएसआर ने जो अमेरिका के लिए कंट्री जो काम कर रही थी, तो उसके ऊपर अपने कुछ रिस्ट्रिक्शंस कर दी ट्रेड के ऊपर। तो ऐसे टेंशन होने शुरू हो गई, क्रिएट डे टू डे। तो फिर जब ये लास्टिंग मीन्स लास्टिंग फ्रॉम 1945 टू 1989 तक ये काम चलता रहा, कि जब लोगों मीन्स दोनों कंट्रीज़ के अंदर ये कन्वर्सेशन तो शुरू होगी, बट ऑफिशियली विद द आर्मीज एंड न्यूक्लियर एक्सप्लोइट विच वार एमर्जेड विदाउट द न्यूक्लियर एक्सप्लोइट विदाउट द आर्मी, नोन एज ए कोल्ड वार। कि जो वार सिर्फ लोग क्या, जो कंट्रीज़ हैं, जो वार कंट्री क्या करती हैं दूसरी कंट्री के साथ विदाउट आर्मी, विदाउट न्यूक्लियर एक्सप्लोइट, विदाउट हेल्प ऑफ एनी आर्मामेंट आर्मीज होते हैं, वो होते हैं हमारे कोल्ड वार, जिसके अंदर सिर्फ क्या होती है, कुछ ट्रेड्स जो होते हैं उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं, एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। अंडरस्टूड माय डियर स्टूडेंट्स? ये हमारा 1945 से 1989 तक चला, जब हमारा वर्ल्ड वार सेकंड एंड हुआ था। वार बिकॉज नेदर द सोवियत यूनियन नॉट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफिशियली डिक्लेयर वार ऑन ईच अदर। अगर वो डिक्लेयर करती तो जो दूसरी नॉन अलाइनमेंट कंट्रीज थी, दे अटैक, दे ब्लॉक ऑल द हेल्प ऑफ दैट कंट्री। जो उन कंट्री को वो हेल्प देते वो अपनी हेल्प को बंद कर लेते अगर वो अपनी कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट करते किसी वार के रिलेटेड। तो ये था हमारा कोल्ड वार का, जो कोल्ड वार हुआ था। अंडरस्टूड? तो इसके अंदर हमने अभी पढ़ना था कि जो स्ट्रगल था जो दूसरी हमारी मेजर पावर्स के अंदर, वो कौन था। फिर हमने इसके अंदर पढ़ा केसेस ऑफ कोल्ड वार। कोल्ड वार के केसेस क्या थे? अमेरिका फियर ऑफ कम्युनिस्ट अटैक, अमेरिका को डर था कि कम्युनिस्ट अटैक ना हो जाए उसके ऊपर। ट्रू मैन से डिसलाइक ऑफ स्टालिन, ये उस टाइम की आइडियोलॉजी ट्रू मैन की, जिसको स्टालिन ने मतलब क्या किया, डिसलाइक किया। यूएसएसआर फियर्स ऑफ द अमेरिकास एटॉमिक बॉम्ब, इसके अंदर ना जो यूएसएसआर है, यूएसएसआर को डर हो गया कि अमेरिका हैज़ ए सुपर पावर इन द न्यूक्लियर एटॉमिक बॉम्ब। उसके पास बहुत से एटॉमिक बॉम्ब की क्या है, एनर्जी फुल है वो। अगर वो उसके ऊपर अटैक करेगा, यूएसएसआर विल बी डिस्ट्रॉय। यूएसएसआर डिसलाइक ऑफ कैपिटलिज्म, व्हेन माय डियर स्टूडेंट्स रिमेंबर व्हेन आवर वर्ल्ड डिवाइडेड इनटू टू मेजर पावर्स, दैट पावर्स डिवाइडेड इनटू टू पावर्स अगेन, फिर वो टू पावर्स के अंदर डिवाइड थी। जो हमारा अमेरिका था, अमेरिका अडॉप्ट आइडियोलॉजी ऑफ कैपिटलिज्म। जो हमारा अमेरिका था उसने कैपिटलिज्म की जो पॉलिसी उसको अडॉप्ट किया, और जो हमारा सोवियत था दे अडॉप्ट द आइडियोलॉजी ऑफ कम्युनलिज्म, तो उसने कम्युनलिज्म की जो आइडियोलॉजी है उसको अडॉप्ट किया। अंडरस्टूड? तो इन दोनों के बीच ये कन्फ्लिक्ट था कि वो कैपिटलिज्म इज़ प्राइवेट ओनरशिप और कम्युनिज्म मीन गवर्नमेंट ओनरशिप फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल। तो उस टाइम के ये लोगों की बेटरमेंट के लिए क्या थी, पॉलिसी थी। अमेरिका रिफ्यूजल टू शेयर न्यूक्लियर सीक्रेट्स, America's refusal to share nuclear secret because that time America has a superpower in the nuclear energy, nuclear armies। तो वो उसने रिफ्यूज़ल कर दी कि मैं अपने न्यूक्लियर की जो टेक्निक है वो किसी और कंट्री को नहीं दूंगा। तो ये भी कोल्ड वार का एक रीज़न था। यूएसएसआर एक्सपेंशन वेस्ट इनटू ईस्टर्न यूरोप, ब्रोकन इलेक्शन प्रोमिसेस। तो ये उस टाइम की उनकी आइडियोलॉजी के जो यूएसएसआर है उसने अपनी वेस्ट जो कंट्रीज़ के अंदर अपनी जो एक्सपेंशन की थी, तो उसको भी ख़त्म करने के लिए अमेरिका ने बहुत से एफर्ट्स की। तो उस टाइम जो हमारा पूरा वर्ल्ड था वो टू पावर्स के अंदर जो डिवाइड था वो ये थी हमारी, एक तो अलाइड पावर
जिसके अंदर हमारा ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसएसआर, यूएसए एंड चाइना। दूसरा था हमारा एक्सिस पावर, जो जर्मनी, इटली एंड जापान के साथ क्या था, कोलैबोरेट था। ये दोनों उस टाइम हमारे जो पूरा वर्ल्ड था ये सुपर पावर के अंदर था, और 2 सुपर पावर थी, एक तो अलाइज थी, एक एक्सिस थी। एक्सिस के अंदर हमारा जर्मनी, इटली एंड जापान, अलाइज के अंदर ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसएसआर, यूएसए एंड चाइना। तो ये हमारे इस टाइम की 2 मेजर क्या थी, पावर्स के अंदर डिवाइडेशन हुई थी। अंडरस्टूड माय डियर फ्रेंड्स। तो इसके अंदर फिर हमारा जो स्ट्रगल था हम उसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्टली अरीनास। अरीनास क्या होते हैं, जो व्हाट वाज एट द वर्ल्ड टाइम ऑफ कोल्ड वार सो मैनी अरीनास आर अराइजिंग। उस टाइम बहुत से अरीना अराइज हुए थे। द अरीना ऑफ द कोल्ड वार रेफर टू एरियाज वेयर क्राइसिस एंड वार अकर्ड और थ्रेटन्ड टू अकर बिटवीन द अलायंस सिस्टम बट डिड नॉट क्रैश सर्टेन लिमिट्स। हमारा जो कोल्ड वार था वो बहुत से एरिया के अंदर इंक्रीज या एमर्जर हो चुका था। वेर क्राइसिस एंड वार अकर्ड और थ्रेटन्ड टू अकर बिटवीन द अलायंस सिस्टम बट डिड नॉट क्रॉस सर्टेन लिमिट। को वो एक दूसरे के साथ लिमिट के अंदर भी नहीं था, और उसकी जो टेंशन थी वो डे टू डे इंक्रीज होती रहती थी। द कोल्ड वार वाज आल्सो रिस्पॉन्सिबल सेवरल शूटिंग वॉर्स। जहाँ हमारा कोल्ड वार की जो उस टाइम आइडियोलॉजी थी, जो 2 मेजर पावर के अंदर डिवाइड थी, उस टाइम जब कोल्ड वार चल रहा था तो कोल्ड वार के अंदर क्या होता था, एक कंट्री रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड ऑन दैट ऑन सच अदर कंट्रीज, कि अगर एक कंट्री के साथ कोई ट्रेडिंग होती है वो दूसरी कंट्री की ट्रेडिंग के साथ ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देनी है। तो उसके बाद बहुत से वार होने शुरू हुए, जैसे शूटिंग वार हो गया 1958, द कोंगो वार, द अर्ली 1960s एंड सेवरल अदर प्लेसेस। तो और कुछ इसके अंदर दूसरी कंट्रीज़ के वार भी हैं जो हम अभी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये थे हमारे उस टाइम के अरीनाज ऑफ कोल्ड वार के। अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड्स। I hope my dear students you have clear all type of concept. Next time we will discuss again Cuban crisis and more. Today this chapter has been closed. We will meet again with the new concept related to this chapter. Remember my dear students, this chapter it is a cover so many types of allies, so many types of effect conversation with the world. Okay, thanks my dear students.